पुरातत्वविदों ने रोमन शहर पोम्पेई की एक नई और व्यापक खुदाई शुरू कर दी है। यह शहर लगभग 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस के विस्फोट के बाद नष्ट हो गया था। क्या पता पोम्पेई का सबसे बड़ा रहस्य राख में दबा हुआ न होकर उसके नीचे सील हो। 2025 की शुरुआत में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी तिजोरी का पता लगाया जिसे किसी को भी नहीं खोजना चाहिए था। यह अस्तबल के ठीक पास वाला छोटा कमरा है और आप देख सकते हैं कि यह कितना तंग है। हमें उम्मीद है कि इन उपनगरीय विलाओं में अपार धन दौलत होगी, जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों को विकृत करने वाले ग्रंथ, फेफड़ों में राख न होने वाला एक व्यक्ति और दशकों बाद होने वाला एक ब्रह्मांडीय संरेखण शामिल है। लेकिन बेसाल्ट के दरवाजे के पीछे जो मिला उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी झकझोर दिया। आप जानना चाहेंगे कि इस तिजोरी में क्या छिपा था और यह हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? वह तिजोरी जिसे किसी को भी नहीं खोजना चाहिए था। सदियों से पोम्पेई एक रहस्यमय समय सारणी की तरह राख में जमा हुआ है। फिर भी ढहती दीवारों और प्लास्टर से बनी मूर्तियों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाता रहता है। लेकिन 2025 की शुरुआत में पोर्ता नोला गेट के पास काम कर रहे पुरातत्वविदों को एक ऐसी रडार विसंगति मिली जो शहर के सभी ज्ञात मानचित्रों को चुनौती देती थी। पहले से खोदे गए एक विला के नीचे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने कठोर ज्वालामुखी मलबे के नीचे सीलबंद एक पूरी तरह से आयताकार गुहा का पता लगाया। इसके बाद जो मिला उसने सबसे अनुभवी विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। एक छिपा हुआ भूमिगत तहखाना जो लगभग 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस के विस्फोट के बाद से अछूता था। यह न तो कोई दफन कक्ष था और न ही कोई भंडार गृह, यह बिल्कुल ही अलग था। गुंबददार छत अभी भी सही सलामत थी। फर्श पर काले और सफेद रंग का एक विचित्र संकेंद्रित पैटर्न वाला मोज़ेक बना हुआ था जो रोमन घरों में पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने पत्थर से बंद दरवाजे को तोड़कर खोला। अंदर दर्जनों लकड़ी के बक्से थे जो जले हुए थे लेकिन सुरक्षित थे, एक चबूतरे के चारों ओर अर्धवृत्त में रखे हुए थे जिनमें कांस्य के गोले जैसी कोई वस्तु रखी हुई थी। शुरुआती जांच में पता चला कि वह गोला एक ऑरेरी था जो सौर मंडल का एक प्राचीन यांत्रिक मॉडल था जिसे आश्चर्यजनक सटीकता के साथ बनाया गया था। इसमें 5 नहीं बल्कि 8 ग्रहों को दर्शाया गया था। इस एक बात ने ही विद्वानों में हलचल मचा दी। प्लूटो ग्रह तो अनुपस्थित था, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून, जिनकी आधिकारिक खोज 18वीं और 19वीं शताब्दी तक नहीं हुई थी, उन्हें शामिल किया गया था। कैसे इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात ऑस्कैन भाषा में लिखे एक शिलालेख से हुई जो पोम्पेई के विनाश के समय तक लगभग लुप्त हो चुकी थी। इसका मोटा-मोटा अनुवाद यह था: लौ के रक्षक आकाश की गति को जानते हैं। जहां कुछ लोगों ने इसे रहस्यवादी बकवास कहकर खारिज कर दिया, वहीं अन्य लोगों ने प्राचीन बेबीलोनियन खगोल शास्त्री पुजारियों के साथ विचित्र समानताएं बताईं, जो मानते थे कि देवताओं की लौ आकाश में चक्रों में घूमती है, जो ग्रहों की गति का प्रारंभिक संकेत था। लेकिन यहीं से मामला विचित्र हो जाता है। दीवारों में कांस्य की पट्टियां जड़ी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर तारों की स्थिति और चंद्र ग्रहणों का क्रम उकेरा गया था। नेपल्स विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने आकाश के पैटर्न का पता लगाने के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया और आश्चर्यजनक रूप से एक पट्टी पर सूर्य की ऐसी स्थिति दर्शाई गई थी जो 2043 तक नहीं होगी। यह संरेखण वास्तविक था, लेकिन 79 ईस्वी में किसी ने इसकी भविष्यवाणी कैसे की? कुछ सिद्धांत अब यह सुझाव देते हैं कि यह तहखाना रोमन धार्मिक नियमों से बाहर काम करने वाले एक विशिष्ट वैज्ञानिक संप्रदाय का
गुप्त बैठक स्थल था, जिसे संभवतः निषिद्ध ज्ञान रखने के लिए सताया भी गया था। यह विचार तब और पुख्ता हुआ जब शोधकर्ताओं ने एक संदूक में लेपित पपायरस का एक स्क्रॉल खोजा। स्याही दुर्लभ सिंदूर और सोने के कणों से बनी थी, और स्क्रॉल की विचित्र संक्षिप्त शैली नक्षत्रीय बहाव नामक किसी चीज पर आधारित समय निर्धारण का वर्णन करती प्रतीत होती थी। एक ऐसा शब्द जिसे केवल आधुनिक खगोल भौतिकी ही सही मायने में परिभाषित करती है। संरक्षणवादी सावधानीपूर्वक बचे हुए ग्रंथों को खोलने का काम कर रहे हैं, और इस बीच अटकलें बढ़ती जा रही हैं। क्या यह पोम्पेई का आखिरी गुप्त पुस्तकालय था, एक विला के कमरे के रूप में छिपा हुआ वैज्ञानिक विचार मंथन केंद्र, या शहर से भी पुराना कुछ जिसे उन लोगों ने बदल दिया था जिन्हें इसके मिट जाने का डर था? अब तक जो स्पष्ट है वह यह है कि किसी ने इस कमरे को इतिहास से छिपाने के लिए बहुत प्रयास किए, और वे लगभग सफल भी हो गए थे, जब तक कि अंततः ये ग्रंथ सामने नहीं आ गए। ज्वाला के रहस्य में छिपे निषिद्ध ग्रंथ जले हुए संदूकों को सावधानी पूर्वक निकालने के बाद संरक्षणकर्ताओं ने 30 से अधिक लुढ़के हुए पपायरस ग्रंथ खोजे, जिनमें से कुछ तांबे की नलियों में बंद थे, जबकि अन्य ढीले पड़े थे, लेकिन कमरे के वायुरोधी इंसुलेशन और ज्वालामुखी विस्फोट के ताप प्रवाह से दूर होने के कारण चमत्कारिक रूप से संरक्षित थे। हरक्यूलेनियम में जले हुए ग्रंथों के विपरीत ये कार्बन ब्लॉकों में परिवर्तित नहीं हुए थे। इसके बजाय इनमें क्षय के प्रति एक विचित्र प्रतिरोध था। स्याही के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला कि लेखकों ने लोहे के पित्त और सीसे के ऑक्साइड के एक दुर्लभ मिश्रण का उपयोग किया था, जो धातु यौगिक थोड़े चुंबकीय गुण वाले थे। यह जानकारी शायद किसी का ध्यान न खींच पाती, सिवाय एक चौंकाने वाले घटनाक्रम के। जब नेपल्स संरक्षण प्रयोगशाला में एक पांडुलिपि को उच्च क्षमता वाले MRI स्कैनर के पास रखा गया, तो उससे क्षणिक विद्युत चुंबकीय विरूपण उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्याही का चुंबकीय प्रभाव इतना मजबूत नहीं होना चाहिए था कि आधुनिक चिकित्सा मशीनों में बाधा उत्पन्न कर सके, लेकिन ऐसा हुआ, और इसी से अगली बड़ी खोज का रास्ता खुला। क्या पता स्याही को जानबूझकर सिर्फ चर्मपत्र के अलावा किसी और चीज के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए बनाया गया हो, तभी शोधकर्ताओं ने मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करके पांडुलिपियों को स्कैन करना शुरू किया, जिसमें अदृश्य चिन्हों को उजागर करने के लिए अवरक्त पराबैंगनी और यहां तक कि टेराहर्ट्ज विकिरण की परतें डाली गईं। और जो उन्होंने खोजा वह अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया। ये पांडुलिपियां लैटिन या ग्रीक में नहीं लिखी गई थीं, जैसा कि उम्मीद थी, बल्कि अस्कन ग्रीक और एक तीसरी अज्ञात भाषा के मिश्रण में लिखी गई थीं। इस अज्ञात लिपि के कारण कुछ पुरातत्वविदों ने इसे पोम्पेई सिफर नाम दिया है। यह सर्पिल लूप और गणितीय अनुपातों में लिखी गई है। एक प्रतीक बार बार दोहराया गया है। एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज, जिसकी किरणें बाहर की ओर फैली हुई हैं, जो पुनर्जागरण काल के बाद के प्रोविडेंस की आंख के चित्रों से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती हैं। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प सुराग ज्वाला के संरक्षकों का बार बार उल्लेख था, जो रोमन और विदेशी खगोल शास्त्री पुजारियों का एक कथित भाईचारा था, जो मानते थे कि वेसुवियस ज्वालामुखी का विस्फोट आकस्मिक नहीं बल्कि चक्रीय था। इन ग्रंथों में एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसे वे जागरण अनुक्रम कहते हैं, एक ऐसा समय जो खगोलीय संरेखण, बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधि और बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक अशांति से चिह्नित है। एक अनुवाद जिस पर अब व्यापक बहस चल रही है, यहां तक कहता है कि पर्वत से निकलने वाली शुद्धिकारी अग्नि हर 12वीं पीढ़ी में वापस आएगी।
स्थिति को और भी पेचीदा बनाने वाली बात यह है कि एक पांडुलिपि में पोम्पेई के नहीं, बल्कि आधुनिक अल्बानिया के एक पहाड़ी क्षेत्र के निर्देशांक प्रतीत होते हैं। पुरातत्वविदों ने उस बिंदु का मिलान किया और रोमन काल की भित्ति नक्काशी के निशान वाली एक लंबे समय से चर्चित गुफा प्रणाली का पता लगाया, जिसकी अभी तक खुदाई नहीं हुई है। क्या यह उसी समूह से जुड़ा है? क्या वे एक अंतर महाद्वीपीय नेटवर्क का हिस्सा थे? इस बीच एक आंशिक रूप से गूढ़ पांडुलिपि से संकेत मिलता है कि पहले खोजा गया कांस्य का यंत्र एक जोड़ी का हिस्सा था। पाठ के अनुसार दूसरा यंत्र अवलोकन के लिए नहीं, बल्कि आह्वान के लिए बनाया गया था। इसका अर्थ खगोलीय गणनाएं हैं या कुछ अधिक आध्यात्मिक। यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इन ग्रंथों को लिखने वाले व्यक्ति को खगोल विज्ञान, चुंबकत्व, ज्यामिति और यहां तक कि गुप्त प्रणालियों का भी ज्ञान था, जो रोमन जगत के लिए पहले की धारणाओं से कहीं अधिक था। संरक्षणकर्ताओं को काले पड़ चुके संदूकों के अंदर जो मिला, उसके बाद यह बात और भी पुख्ता हो गई। फेफड़ों में राख न होने वाला कंकाल जब शोधकर्ताओं ने पोम्पेई के तहखाने में मिले अकेले कंकाल पर ध्यान केंद्रित किया, तो उन्हें ज्वालामुखी काल में जमी एक और दुखद कहानी मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जो कुछ उन्होंने खोजा, उससे रहस्य और भी गहरा गया। पोम्पेई के हजारों अन्य पीड़ितों के विपरीत, जिनके अंतिम क्षण झुलसे हुए शरीर, ढही हुई दीवारों और राख से भरी झुलसी हुई श्वसन नलिकाओं से चिह्नित थे, इस व्यक्ति में थर्मल ट्रॉमा का कोई संकेत नहीं था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि पसलियों और साइनस कैविटी की विस्तृत जांच में फेफड़ों में ज्वालामुखी की राख या कालिख की कोई उपस्थिति नहीं पाई गई। यह कैसे संभव है? पोम्पेई शहर अत्यधिक गर्म ज्वालाओं, गैस और राख के हिमस्खलनों के नीचे दब गया था, जिनका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था और जो सरपट दौड़ते घोड़े से भी तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। केवल गर्मी ही आंतरिक अंगों को वाष्पीकृत करने और मस्तिष्क को कांच में तब्दील करने के लिए पर्याप्त थी, जैसा कि हरक्यूलेनियम पुस्तकालय के पास एक अन्य पीड़ित के शव में पाया गया था। फिर भी राख से ढके पत्थरों से घिरे तहखाने के अंदर मौजूद वह व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित था। उसका कंकाल अविकृत नहीं था, उसकी हड्डियां गर्मी से विकृत नहीं हुई थीं और उसके दांत अभी भी कसे हुए थे। उनकी मृत्यु ज्वालामुखी विस्फोट से नहीं हुई थी। इस एक जानकारी ने जांच की दिशा ही बदल दी। फोरेंसिक आइसोटोप परीक्षण से कुछ असामान्य बात सामने आई। वह व्यक्ति पोम्पेई से बहुत दूर, संभवतः निकट पूर्व में, शायद यहूदिया या सीरिया में पला बढ़ा था, उसके दांतों में पाए गए स्ट्रोंटियम के स्तर के आधार पर। फिर भी उसे एक निजी विला के नीचे अकेले दफनाया गया था। डीएनए परीक्षण से एक और सुराग मिला। उस व्यक्ति का मातृवंश प्राचीन मिस्र के पुरोहितों में पाए जाने वाले एक हैप्लोग्रुप से संबंधित था, जो रोमन साम्राज्य में और भी दुर्लभ था। उसका आहार, जिसमें कम वसा वाले प्रोटीन, भूमध्य सागरीय जड़ी बूटियां और सूअर का मांस न खाना शामिल था, किसी धार्मिक अनुष्ठान या अनुशासन का संकेत देता है। वह व्यक्ति न तो नौकर था, न नागरिक और न ही व्यापारी। वह कोई और ही था। क्या वह ग्रंथों का रचयिता था, तिजोरी का रखवाला, या कुछ और प्रतीकात्मक एक मानव बलिदान, जिसे किसी भूले हुए ब्रह्मांडीय अनुष्ठान के लिए पवित्र उपकरणों के साथ संरक्षित किया गया था? इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि जब शोधकर्ताओं ने अस्थि विन्यास सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उसकी अंतिम स्थिति का पुनर्निर्माण किया, तो उन्होंने पाया कि वह दुबका हुआ या खुद को ढंक नहीं रहा था। वह घुटनों के बल बैठा था, हाथ छाती के सामने जुड़े हुए थे, चेहरा ऊपर की ओर झुका हुआ था। कुछ लोगों ने इसकी तुलना प्रार्थना से की, तो कुछ ने समर्पण से।
लेकिन यह मुद्रा बनावटी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर अपनाई गई थी। हो सकता है कि उनकी मृत्यु ध्यान करते समय हुई हो, या उन्होंने किसी प्रलयकारी घटना की आशंका में स्वेच्छा से स्वयं को उस कक्ष में बंद कर लिया हो। इस खोज ने कई तरह के सिद्धांतों को जन्म दिया। क्या यह तहखाना महज एक गुप्त प्रयोगशाला से कहीं अधिक था? क्या यह कोई अनुष्ठानिक आश्रय स्थल हो सकता था? एक ऐसा स्थान जो प्राचीन ग्रंथों में आकाश को उलटने के रूप में वर्णित अनुष्ठानों के लिए आरक्षित था। कुछ विद्वानों ने मिथ्राइक मंदिरों और पारसी अग्निगृहों से इसकी तुलना की, जहां पुजारी तारों से संवाद करने के लिए स्वयं को एकांत में बंद कर लेते थे। क्या यह व्यक्ति ज्वालामुखी विस्फोट से बचने की उम्मीद में तिजोरी में दाखिल हुआ था, या वह ज्ञान की रक्षा करने की शपथ निभा रहा था ताकि दूर भविष्य में उसे फिर से खोजा जा सके? फिर भी रहस्य उसके हाव भाव या उसके अतीत तक ही सीमित नहीं था। उसके आसपास दीवारों और ग्रंथों पर जो कुछ मिला वह किसी और भी विचित्र चीज की ओर इशारा कर रहा था, जिसे समय भी स्पष्ट नहीं कर सकता। वह प्रतीक जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, छिपी हुई तिजोरी में खोजी गई सबसे हैरान करने वाली चीजों में से एक प्रतीक था, जिसे कांसे पर उकेरा गया था, ग्रंथों पर खुदा गया था, और यहां तक कि एक दीवार पर हल्के रंग से चित्रित किया गया था, एक ऐसे रंग द्रव्य से जो पराबैंगनी प्रकाश में चमकता था। पहली नजर में यह कुछ हद तक ज्यामितीय आकृति जैसा लग रहा था। एक वलैयाकार तारे के भीतर एक 6 नुकीला तारा, जिसके किनारों पर ग्रहों के चिन्ह जैसे कुछ दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब पुरातत्व खगोल विज्ञान के एक प्रोफेसर ने तारे के आंतरिक कोणों और रेखा अनुपातों की तुलना ज्ञात तारा मानचित्रों से की, तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। यह आकृति 2043 के महान ग्रह संयोजन ग्रेट प्लैनेटरी कंजंक्शन से मिलती जुलती थी, जो एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण है और अभी भी कई दशकों बाद होने वाला है। यह संरेखण महज प्रतीकात्मक नहीं है। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला की कक्षीय गणनाओं के अनुसार यह विशिष्ट विन्यास हर 13,000 वर्षों में केवल एक बार ही होता है। रोमन काल के एक संप्रदाय ने इतनी सटीकता से इसका मानचित्रण कैसे किया होगा? कुछ लोगों ने इसे संयोग बताया, हालांकि कुछ अन्य लोगों ने इससे कहीं अधिक क्रांतिकारी सुझाव दिया कि जिसने भी यह प्रतीक बनाया था, उसे पृथ्वी के अक्ष में होने वाले उस धीमे कंपन का ज्ञान था, जिसे हिप्पार्कस ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोजा था, और सदियों बाद भी इसे ठीक से समझा नहीं जा सका था। यह प्रतीक तिजोरी के फर्श में धंसी एक अजीब तांबे की प्लेट पर भी खुदा हुआ मिला था। जब धातु विज्ञानियों ने स्पेक्ट्रोग्राफिक परीक्षण किए, तो वे इरिडियम और ऑस्मियम की थोड़ी मात्रा पाकर दंग रह गए। ये तत्व पृथ्वी की पपड़ी की तुलना में उल्कापिंडों में अधिक पाए जाते हैं। इस कलाकृति की संरचना से यह भी पता चलता है कि इसे बिना गर्म किए ठंडे तापमान पर तराशा गया था। नेपल्स पुरातत्व संस्थान की डॉक्टर एलिसा मोंटानी ने कहा, पहली शताब्दी में ऐसी धातु रचना संभव नहीं थी। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन यह रहा, यह मौजूद है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक वह था जो फर्श पर बने प्रतीक के नीचे छिपा था। तांबे की प्लेट के नीचे की जमीन को रोमन कंक्रीट से नहीं, बल्कि कुचले हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल और मैग्नेटाइट पाउडर की परतों से सावधानी पूर्वक संकेंद्रित वृत्तों में व्यवस्थित किया गया था। इससे ऑनलाइन और अकादमिक जगत में अटकलों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या यह एक अनुनाद कक्ष था, कोई आदिम ऊर्जा उपकरण, या शायद, जैसा कि एक अप्रचलित सिद्धांत ने प्रस्तावित किया, एक कैलेंडर लॉक जिसे केवल विशिष्ट ग्रहों की स्थिति के दौरान ही खोला या सक्रिय किया जा सकता था? संशयवादियों ने पहले तो इसका उपहास उड़ाया, लेकिन हाल ही में हुए एक प्रयोग ने सब कुछ बदल दिया।
शोधकर्ताओं की एक टीम ने जब उसी सामग्री का उपयोग करके प्रतीक के डिजाइन का एक स्केल मॉडल बनाया और उसे 165 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों के संपर्क में लाया, तो उन्होंने क्वार्ट्ज परत में एक विशिष्ट कंपन पैटर्न बनते देखा, जिसे भौतिकी में साइमैटिक सिग्नेचर के रूप में जाना जाता है। यह पैटर्न प्रतीक के आकार से लगभग पूरी तरह मेल खाता था, यानी यह संरचना विशिष्ट ध्वनि आवृत्तियों पर प्रतिक्रिया करती थी। इसे प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था। लेकिन किस उद्देश्य से अब सिद्धांतकार इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि इसका उपयोग खगोलीय प्रेक्षणों को बढ़ाने के लिए किया जाता था, संभवतः ग्रहों के प्रतिध्वनि से संबंधित। अन्य लोगों का मानना है कि यह अनुष्ठानिक मंत्रों से जुड़ा हो सकता है, जिससे इसके ऊपर घुटने टेक कर बैठने वाले संरक्षक की चेतना की परिवर्तित अवस्थाएं जागृत होती थीं। लेकिन एक वाक्यांश जो एक स्क्रॉल पात्र के भीतरी ढक्कन पर खुदा हुआ मिला, हाल की चर्चाओं में बार बार गूंज रहा है। जब लौ फिर लौटेगी तो द्वार खुल जाएगा। कौन सी लौ, कौन सा द्वार, और इसे हजारों वर्षों के बाद ही क्यों खोला जाना था? इस तहखाने का असली उद्देश्य, चाहे वैज्ञानिक हो, आध्यात्मिक हो या इनके बीच का कुछ और, यह स्पष्ट है कि इसे बनाने वाले लोग केवल तारों का अवलोकन नहीं कर रहे थे, वे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। गूंजों का गलियारा जब शोधकर्ता तांबे की प्लेट के नीचे बनी अजीबोगरीब प्रतिध्वनि को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी तिजोरी की भूकंपीय इमेजिंग से पता चला कि एक संकरा रास्ता जमीन के नीचे गहराई तक जाता है। एक सुरंग जो इतनी सटीकता से तराशी गई थी कि मानो मशीन से बनाई गई हो। पुरातत्वविदों ने इसे गूंजों का गलियारा नाम दिया, क्योंकि उन्होंने इसमें कुछ अनोखा देखा। इसके अंदर बोला गया हर शब्द प्रतिध्वनि के रूप में नहीं, बल्कि एक मधुर स्वर के रूप में गूंजता था, एक ऐसी ध्वनि जो मानो उन्हें वापस गा रही हो। यह गलियारा मात्र 1.6 मीटर ऊंचा था और पोम्पेई के दक्षिणी हिस्से के नीचे लगभग 40 मीटर तक फैला हुआ था। इसे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सख्त हो चुकी ज्वालामुखी की चट्टान को काटकर बनाया गया था। लेकिन रोमन वास्तुकला के विपरीत, जिसमें आमतौर पर मोर्टार और ईंट का इस्तेमाल होता था, यहां की दीवारें इतनी चिकनी थीं मानो उन्हें पिघलाकर आकार दिया गया हो। वैज्ञानिकों को शुरू में प्राचीन भूतापीय गतिविधि का संदेह था, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऊष्मा परिवर्तन के कोई संकेत नहीं मिले। इसके विपरीत दीवारें कैल्शियम कार्बोनेट राख और कांच जैसे सिलिकेट के एक असामान्य मिश्रण से बनी थीं, जो फुलग्यूराइट्स में पाए जाने वाले समान संघटन की थीं। बिजली गिरने पर प्राकृतिक नलियां बन जाती हैं। गलियारे की ध्वनि विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए नेपल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने इसकी पूरी लंबाई में संवेदनशील माइक्रोफोन लगाए। जब गलियारे के एक छोर पर 174 हर्ट्ज की एक ध्वनि बजाई गई, जिसे कुछ आधुनिक ध्वनि सिद्धांतों में उपचार आवृत्ति माना जाता है, तो गलियारे ने दूसरे छोर पर इसे 3 गुना बढ़ा दिया, जिससे एक रहस्यमय गूंज पैदा हुई जो ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद भी बनी रही। यह प्रतिध्वनि 46 सेकंड तक चली, जो किसी भी सामान्य प्रतिध्वनि से कहीं अधिक लंबी थी। एक शोधकर्ता के अनुसार यह ध्वनि जीवंत प्रतीत होती थी। अंदर की ओर गलियारे के अंत में उन्हें कुछ और भी विचित्र मिला। एक सीलबंद बेसाल्ट का दरवाजा, जिसकी सतह ज्वालामुखी कांच की एक पतली परत से ढकी हुई थी, जो एक को छोड़कर पूरी तरह से चिकनी थी। एक ही खांचा अंदर की ओर सर्पिलाकार रूप में मुड़ा हुआ था। उस खांचे के भीतर पिसा हुआ मैग्नेटाइट था, वही चुंबकीय पदार्थ जो तिजोरी के प्रतीक के नीचे पाया जाता है। जब चुंबकमापी यंत्र लाए गए तो उनमें तीव्र उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुरंग के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र आसपास की चट्टान की तुलना में 20 गुना अधिक शक्तिशाली था।
तभी एक कला इतिहासकार ने दरवाजे के आधार के पास एक धुंधला शिलालेख देखा। हालांकि अक्षर मिट चुके थे, फिर भी कुछ लैटिन शब्द पढ़े जा सकते थे। वॉक्स क्लेविस एड एस्ट्रा एस्ट, आवाज ही सितारों की कुंजी है। इस वाक्यांश ने एक नई परिकल्पना को जन्म दिया कि गलियारा एक प्रकार की ध्वनिक कुंजी के रूप में डिजाइन किया गया था, एक ऐसा कक्ष जहां ध्वनि स्वयं गति या प्रवेश को प्रेरित कर सकती थी। प्राचीन अभियंता आखिरकार अनुनाद और जल विज्ञान के विशेषज्ञ थे। यूनानियों ने ऐसे रंगमंच बनाए थे जो फुसफुसाहट को भी प्रवर्धित कर सकते थे। क्या पोम्पेई वासियों ने या उनके किसी गुप्त संगठन ने इस कला को एक नए स्तर पर पहुंचाया होगा? बेसाल्ट का यह द्वार, जैसा कि अब इसे कहा जाता है, अभी भी बंद है। पुरातत्वविद ड्रिल या विस्फोटकों का उपयोग करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसके पीछे छिपी सामग्री के नष्ट होने का डर है। लेकिन ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने इसके पीछे एक खाली जगह का पता लगाया है, जो लगभग एक छोटे कमरे के आकार की है और जिसके केंद्र में घने धात्विक संकेत मौजूद हैं। इसके भीतर क्या है? चाहे वह अनुष्ठान कक्ष हो, खगोलीय उपकरण हो या कुछ ऐसा जो इन तीनों श्रेणियों में न आता हो, यह एक रहस्य बना हुआ है। बेसाल्ट के द्वार के पीछे मौजूद चुंबकीय विसंगतियों का महीनों तक अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं ने म्यूअनन टोमोग्राफी नामक एक गैर आक्रामक इमेजिंग विधि का उपयोग करने का निर्णय लिया, जो वही ब्रह्मांडीय किरण स्कैनिंग तकनीक है जिसका उपयोग मिस्र के पिरामिडों के आंतरिक कक्षों का मानचित्रण करने के लिए किया गया था। उन्हें जो मिला उसने सभी को चौंका दिया। बेसाल्ट के दरवाजे के पीछे का खाली स्थान, जैसा कि पहले माना जाता था, एक छोटा कक्ष नहीं था। यह एक पूर्ण घन था जिसकी प्रत्येक भुजा ठीक 9.14 मीटर थी और जो उत्तर दिशा में 1 डिग्री से भी कम के अंतर से संरेखित था। इसकी ज्यामितीय पूर्णता रोमन इंजीनियरों के लिए आनसाई एक चुनौती थी। घन के अंदर स्कैनर्स ने वर्गाकार रूप में व्यवस्थित 4 ऊर्ध्वाधर स्तंभों का पता लगाया, जिनमें से प्रत्येक में एक सघन धातुई कोर थी। उनके बीच ठीक केंद्र में लगभग 1 मीटर चौड़ी एक गोलाकार वस्तु रखी थी, जो एक कमजोर लेकिन स्थिर विद्युत चुंबकीय संकेत उत्सर्जित कर रही थी। जब स्कैन डेटा को त्रिआयामी प्रतिरूपों में संसाधित किया गया तो एक भयावह विवरण सामने आया। स्तंभ और गोला महीन नलिकाओं से जुड़े हुए थे, मानो तरल पदार्थ या ऊर्जा के प्रवाह के लिए डिजाइन किए गए हों। टीम के कुछ सदस्यों को यह आधुनिक संधारित्र इलेक्ट्रिकल चार्ज संग्रहित करने वाला उपकरण की संरचना से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता लगा, लेकिन यह पहली शताब्दी ईस्वी का माना जा रहा था। घन की गणितीय सटीकता ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। इसका हर आयाम, ऊंचाई, चौड़ाई, यहां तक कि स्तंभों के बीच की दूरी भी प्लेटोनिक ठोसों में पाए जाने वाले अनुपातों के अनुरूप थी। प्लेटोनिक ठोस प्राचीन यूनानी ज्यामितीय आकृतियां हैं जिन्हें ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। और जब कक्ष की स्थिति को तारों के सापेक्ष देखा गया, जैसा कि 79 ईस्वी में पोम्पेई के विनाश की रात को दिखाई दिया होगा, तो इसकी उत्तर दक्षिण धुरी ठीक लायरा तारामंडल के साथ संरेखित हुई, जो संगीत और दिव्य सामंजस्य का प्राचीन प्रतीक है। कुछ पुरातत्वविदों ने अधिक तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की। संभवतः यह ध्वनि और चुंबकत्व पर रोमन लोगों का कोई प्रयोग था या पाइथागोरस के रहस्यवाद से प्रभावित दार्शनिकों की कोई भूली हुई कार्यशाला थी। लेकिन भूभौतिक विज्ञानी डॉक्टर हेलेना वासारी सहित अन्य लोग इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने बताया कि यह संरचना ज्वालामुखी विस्फोट से सदियों पहले सील कर दी गई थी। इसके ऊपर की ज्वालामुखी परतें अप्रभावित हैं,
यह जो भी था पोम्पेई के आज के स्वरूप से बहुत पहले अस्तित्व में था। मामले को और भी जटिल बनाते हुए कक्ष के केंद्र में स्थित धातु के गोले से एक हल्की सी गूंज निकल रही थी, जो मानव कान से मुश्किल से सुनाई देती थी, लेकिन सटीक उपकरणों से मापी जा सकती थी। आवृत्ति 432 हर्ट्ज, वही स्वर जो पृथ्वी की प्राकृतिक अनुनाद और ब्रह्मांड के कंपनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाले संगीत से जुड़ा है। एक ऐसे कदम से जिसने तीखी बहस छेड़ दी है। इतालवी अधिकारियों ने ज्वालामुखी की जमीन के पूरी तरह स्थिर होने तक स्थल की आगे की खुदाई पर रोक लगा दी है, लेकिन लीक हुए दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि कक्ष को दोबारा सील करने से पहले शोधकर्ताओं ने एक माइक्रोबोर छेद के जरिए थर्मल इमेजिंग प्रोब को नीचे उतारा था। उपकरण के खराब होने से पहले इसने केवल 6 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें अंदर एक दर्पण जैसी सतह दिखाई दे रही थी, मानो कोई तरल धातु धीमी गति से लहरें बना रही हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खनिज युक्त पारा है, जिसका उपयोग रोमन लोग अनुष्ठानों और प्रयोगों में करते थे। कुछ लोग दबी आवाज में कहते हैं कि यह दर्पण कुछ और ही है, एक ऐसा उपकरण जो प्रकाश को नहीं बल्कि ध्वनि या ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने के लिए बना है। आपको क्या लगता है, इसका क्या अर्थ है? सब्सक्राइब करें।